दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इस चैनल पर, उसका यह जो है पार्ट 5 वीडियो है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, पार्ट 5 यानी पार्ट 5वां वीडियो है, ठीक है। और इससे पहले जो मैं 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियो को मैं इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ, पार्ट 1 वीडियो में जो है मैं 1 से लेकर जो है 10 तक के प्रश्न को बताया था, और पार्ट 2 वीडियो में जो है 11 से लेकर मैं 20 तक के प्रश्न को बता चुका हूँ। और पार्ट 3 वीडियो में जो है मैं 21 नंबर प्रश्न लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को बता चुका हूँ। और पार्ट 4 वीडियो में जो है 31 नंबर से लेकर जो है 40 नंबर तक के प्रश्न को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो है 5वां पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। और इसमें जो है मैं 41 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्न को बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है क्रिस्टल किसे कहते हैं। यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। बोला जा रहा है क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। बोला जा रहा है वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित, यहाँ पर कोई होगा, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्रिस्टल कहते हैं। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा था यहाँ पर, क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्रिस्टल कहते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेविस जालकों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, आप सभी को यही बतलाना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, ब्रेविस जालकों की संख्या जो होती है वह 14 होती है। आप सभी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि ब्रेविस जालकों की जो संख्या होती है वह 14 होती है, राइट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं, और ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्रिस्टल जालक में उपस्थित अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। देखिए कहने का अर्थ ये है कि डोपिंग किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो अशुद्धि होता है उसे मिलाने की क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अशुद्धियों को मिश्रित करने के प्रक्रिया को जो है डोपिंग कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बोला जा रहा है क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, किसी क्रिस्टल जालक में किसी कण के गायब हो जाने पर क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। देखिए प्रश्न जो है बोला जा रहा है क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। तो देखिए किसी क्रिस्टल में जो है जब कोई कण गायब हो जाता है, जिसके कारण उस क्रिस्टल में जो है कुछ कमी हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपूर्णता या दोष कहते हैं। और उसी दोष को जो है हम क्रिस्टल दोष कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है किसी क्रिस्टल जालक में किसी कण के गायब हो जाने पर क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए यहाँ पर, बोला जा रहा है बिंदु दोष किसे कहते हैं। बिंदु दोष किसे कहते हैं, और ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। तो देखिए इसके आंसर को हम देखते हैं। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन बिंदु दोष कहलाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है बिंदु दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के
चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन जो होता है उसे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बोला जाए अनियमितताएं या विचलन बिंदु जो है वह दोष कहलाता है, विचलन जो होता है वह बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, प्रश्न जो है यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार और आप सभी को बता देता हूँ। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन जो होता है उसे ही हम बिंदु दोष कहते हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी दोस्तों, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप सभी का जो है इस वीडियो पर सब्जेक्टिव वाला वीडियो पर जो है अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए जो है इसका वीडियो जो है इस चैनल पर थोड़ा देरी से अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जो है इस चैनल से जुड़ सके। और आपका जो है मैं 120 प्लस जो सब्जेक्टिव पर जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ वह दिसंबर तक जो है कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, आप सभी अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिएगा वीडियो के साथ, तो मैं ज़रूर जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ यह जो है आपका केमिस्ट्री का 120 प्लस का है। ठीक है, 120 प्लस जो है यह केमिस्ट्री का है। और मैं आप सभी को बता दूँ बायोलॉजी का भी 120 प्लस सब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट किया हूँ और फिजिक्स का भी। ठीक है, फिजिक्स का भी जो है 120 प्लस मैं स्टार्ट किया हूँ। तो आप इन दोनों वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। प्रश्न जो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह जो प्रश्न है बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। देखिए, प्रश्न जो है बोला जा रहा था सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम सेल स्थिरांक कहते हैं। कितना सिंपल प्रश्न है और इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप सभी समझ सकते हैं। और आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है अभिक्रिया की आणुकता किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो है देखिए बोला जा रहा है अभिक्रिया की आणुकता किसे कहते हैं। और ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणुकता कहते हैं। देखिए प्रश्न जो बोला जा रहा है यहाँ पर अभिक्रिया की आणुकता किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए बोला जा रहा है अभिक्रिया की आणुकता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणुकता कहते हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोले जा रहे एमीन अमोनिया से परवल क्षार होता है क्यों। एमीन जो होता है वह अमोनिया से परवल क्षार होता है क्यों। और देखिए यह जो प्रश्न है 2014 और 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर को हम देखते हैं। एमीन में धनात्मक इंडक्टिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन जो होता है वह अमोनिया से परवल क्षार होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो बोला जा रहा था एमीन अमोनिया से परवल क्षार होता है क्यों। तो इसके आंसर देखिए एमीन में धनात्मक इंडक्टिव प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन अमोनिया से परवल क्षार होता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है, और जो 7 होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, यानी 7 जिस विलयन का पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। और एक पॉइंट ये भी याद कर लीजिएगा कि मनुष्य का जो शरीर होता है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। ठीक है,
7.0 से 7.8 परस के बीच जो कार्य करता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वह 5.6 से कम होता है। देखिए मैं 3 से 4 पॉइंट बता रहा हूँ, आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ आप सभी को। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, यानी 6 होगा 5 होगा, 6 होगा 5 होगा, तो मान लीजिएगा कि वह अम्ल है। ठीक है, और 7 जो होता है जिस विलयन का पीएच मान वह उदासीन विलयन होता है। ठीक है, और 7 से जब अधिक होगा, जैसे 8 हो गया 9 हो गया, तो यह जो होगा वह क्षार का मान हो जाएगा। ठीक है, और मैं आप सभी को एक और पॉइंट बता रहा हूँ, 2 पॉइंट तो बता चुका हूँ, अम्ल और क्षार और उदासीन का पीएच मान। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा जो पॉइंट है, मनुष्य का जो शरीर होता है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। यह जो प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वह 5.6 से कम होता है। तो आप इन पाँचों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है एक प्रश्न फिक्स है कि आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार जरूर पूछे जाएंगे। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोले रहे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह क्या होता है। और ये जो प्रश्न देखिए यहाँ पर 2012 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, देख सकते हैं आप सभी। और मैं आप सभी को बता दूं, जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है मैं वही आप सभी के लिए लाता हूं। मैं वैसा प्रश्न नहीं लाता हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं केवल वैसा ही प्रश्न लाता हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना होता है। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है, न्यूक्लिक अम्ल जो है वह क्या है, न्यूक्लिक अम्ल जो है वह क्या है। तो देखिए इसका आंसर, न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बोला जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल जो है वह क्या होता है, और जैसा कि यहाँ पर 2012 और 20 में पूछा जा चुका है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह एक जैव बहुलक होता है जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं। किससे बनते हैं न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनते हैं, जिससे हम जो है न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न को हम देखते हैं, यानी 50 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर बोला जा रहा है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्यों। देखिए जो प्रश्न है 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये काफ़ी इंपोर्टेंट बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो चुका है। तो देखिए इसका आंसर, चांदी में संयोजी बैंड अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। चांदी में जो है संयोजी जो बैंड होता है वह अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से हो जाता है, जिसके कारण चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। देखिए यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और मैं आप सभी को एक बार और बता दे रहा हूँ। चांदी जो है, चांदी में संयोजी बैंड अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से हो जाता है, जिसके कारण जो है चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो दोस्तों यही था आपके केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का जो है पार्ट 5, जिसमें जो है हम 10 प्रश्न का डिस्कशन किए हैं, और वह जो प्रश्न है 41 नंबर से लेकर 50 नंबर तक का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।